टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्लास 11th के स्टूडेंट की। मेरे भाई, आपके जो है हज़ारों मैसेज आ चुके हैं कि सर हमारा 16 तारीख को जो है क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, प्लीज़ हमारे लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर का जो सॉल्यूशन है उसको लेकर आइए। तो आप सबकी डिमांड पे आपके इतने मैसेज आ गए हैं कि आप क्लास 11th के लिए जो है कुछ नहीं कराते। तो आपके लिए जो है ये वीडियो है। आपको सबसे पहले क्या करना है, टेंशन की बात तो बिल्कुल नहीं है, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। इस पूरे के पूरे पेपर को आपको घोल कर पी जाना है, क्योंकि इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, एक तो ये पूरा का पूरा सैम्पल पेपर में भी आपको सॉल्व करा रहा हूँ, और सुबह मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको वीएसटी के और सांख्यिकी के केवल छटे हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको थ्योरेटिकल में ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाने, भले ही कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, वो आपको मैं बताऊंगा। तो वो वीडियो आपको जो है ज़रूर देखनी है और उन टॉपिक्स को आपको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, इस बात की श्योरिटी है, ठीक है। तो बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे को शुरू करते हैं। फटाफट देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के पेपर के अंदर जो है पूछे गए हैं। इसको ज़रूर करके जाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें से आपका जो क्वेश्चन है वो फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि सूचकांक की कोई दो उपयोगिता बताइए। कि सूचकांक जो है वो किन किन चीज़ों के अंदर जो है यूज़ होता है, कहाँ कहाँ जो है हम सूचकांक का उपयोग कर सकते हैं। तो आप इसके उपयोग के अंदर लिखेंगे कि भाई सूचकांक का जो उपयोग है हम मुद्रास्फीति को मापने के लिए कर सकते हैं। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के हिसाब से ही लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है, ठीक है। 2 में 3 पॉइंट भी लिख दोगे काफ़ी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सूचकांक का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। आप लिखेंगे मुद्रास्फीति को मापने के लिए जो है सूचकांक का उपयोग जो है किया जाता है। कर्मचारियों की सैलरी का निर्धारण करने के लिए या कर्मचारियों की सैलरी में वेतन में वृद्धि के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नीतियों के निर्माण के लिए सूचकांक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जीवन की गुणवत्ता को मापने के लिए भी सूचकांक का उपयोग किया जाता है। तो 4 उपयोग मैंने आपको बता दिए हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। क्या क्या मैंने आपको बताया, केवल एडिंग लिखनी है, उसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है जब महंगाई होती है, कीमतें बढ़ती हैं वस्तुओं और सेवाओं की, उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए, नीतियों के निर्माण के लिए, जीवन की गुणवत्ता को मापने के लिए और कर्मचारियों के वेतन के निर्धारण के लिए या कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो ये आप पहले क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कि भाई सूचकांक की कोई भी जो है विशेषताएं बताइए, कि इसकी कोई 2 विशेषताएं जो हैं वो क्या होती है। तो ये जो है सबसे पहली बात तो औसत को लेता है, ठीक है। आप ये लिख सकते हो कि ये जो है औसत पर आधारित होता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो है मात्रात्मक जो है शो करता है रिजल्ट को। 2 तरीके के होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। एक होते हैं मात्रात्मक और एक होते हैं गुणात्मक, ठीक है। तो ये आपको जो रिजल्ट देता है कैसे देता है, मात्रात्मक मतलब नंबर में आपको देता है, गुणात्मक में नहीं देता। गुणात्मक का मतलब होता है लाइक काला गोरा मोटा पतला, ये ऐसे नहीं देता, नंबर में आपको बताता है ये आपको, ठीक है। तो पहली बात तो आपको जो है जो रिजल्ट देता है, इसका जो रिजल्ट है वो मात्रात्मक होता है। एवरेज के ऊपर जो है ये औसत के ऊपर बेस होता है, और ये जो है सापेक्ष को जो है मेज़र करता है, रिलेटिव चेंजेस को जो है मेज़र करता है कि एक के कंपैरिजन में किसी दूसरे में कितना चेंज आया है, उसको जो है ये मेज़र करता है। ये बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सूचकांक के ऊपर इसकी उपयोगिता, इसका महत्व और इसकी विशेषताएं, इसकी आवश्यकता गारंटीड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ उपयोगिता और विशेषताएं लिखी हुई है, आपका जो है एग्जाम में मान लीजिए इसका महत्व और उपयोग वो आ जाए, इसकी आवश्यकता, तो एग्जाम में आएगा ही आएगा
इस बार थ्योरेटिकल कंपलसरी है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। सूचकांक चैप्टर के अंदर आपको एक भी थ्योरी नहीं छोड़ के जानी है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 2 और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये है कि मानक विचलन को परिभाषित कीजिए और इसका सूत्र जो है क्या होता है, ये हमें जो है बताइए। तो आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहली बात तो इसका सूत्र जो है पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो जो है क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर अपॉन में n। ये फॉर्मूला आपको घोल कर पी जाना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसी फॉर्मूले को बुक में भी जब आप देखेंगे तो इसी फॉर्मूले को इसको जो है डिफाइन कर रखा है कि मानक विचलन जो है ना वो समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का माध्य का वर्गमूल है। बड़ी खतरनाक सी डेफिनेशन लिखी हुई है बुक के अंदर, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। ये क्या कह रहा है, ये कुछ नहीं कह रहा, ये इसी फॉर्मूले को इसने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया और कुछ नहीं कह रहा है। समांतर माध्य से लिए गए विचलन, यह मतलब कि ये जो होता है ये जो हमने यहाँ लिखा है x माइनस एक्स बार, इसको कहते हैं समांतर माध्य से लिए गए विचलन, उसके वर्गों के माध्य का, तो वर्गों के माध्य का, ये वर्ग का माध्य बन गया, और उसका वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन जो आपसे पूछ रहा है, ये डेफिनेशन इसने फॉर्मूले को ही इलैबोरेट करके लिख रखी है। तो आपको फॉर्मूला अगर पता है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग, इसके मेरिट्स, इसके डीमेरिट्स, इसका फॉर्मूला आप गोल कर पी जाइए, क्योंकि इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। यही है, फिक्स क्वेश्चन है। इसके ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये लिख के मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अब परिक्षेपण के माप में कुछ भी नहीं बचा। और ये जब परिक्षेपण के माप में जब कुछ था भी, तब भी स्टैंडर्ड डेविएशन पे ही क्वेश्चन आता था। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन तो एक फिक्स क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे। थ्योरेटिकल, इसका मीनिंग, इसके गुण, इसके दोष, इसका सूत्र, इसके न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। अब कह रहा है भाई इसके गुण दोष बताओ, मानक विचलन के गुण दोष। मतलब देखो, ऊपर भी मानक विचलन, नीचे भी मानक विचलन, ऑप्शन में भी। तो ऑप्शन के अंदर इसके गुण में लिख देंगे कि ये जो है भाई क्या कहते हैं, सभी मूल्यों पर आधारित होता है, ठीक है, ये लिख देंगे। किसी को भी इग्नोर नहीं करता है ये, और इसका जो है स्पष्ट और निश्चित माप होता है, ठीक है। और ये जो है इसका बीजगणितीय अध्ययन जो है वो पॉसिबल है। ये 3 आप इसके गुण लिख सकते हैं। और दोष में आप लिख सकते हैं कि भाई ये जो कठिन होता है इसको थोड़ा कैलकुलेट करना, ये थोड़ा टफ होता है इसके दोष के अंदर। और ये जो है सीमांत मूल्यों को अधिक महत्व देता है, ये इसके जो है दोष के अंदर लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 16 तारीख को आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, आप देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब कहता है कि धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध के 2 उदाहरण दीजिए, क्या होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध के 2 उदाहरण। तो पहले तो आपको धनात्मक का मतलब पता होना चाहिए। तो धनात्मक सहसंबंध का मतलब होता है बेटा कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। तो ठीक है, लिख दीजिए धनात्मक के अंदर कि भाई जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है ना। कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है। और जब लोगों की आय बढ़ती है तो व्यय भी बढ़ता है। जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ती है, उपभोग बढ़ता है, व्यय बढ़ता है। ये हो गए धनात्मक के। और ऋणात्मक में क्या लिख दोगे, ऋणात्मक में लिख दीजिए कि जब कीमत घटती है तो भाई मांग घटती है। ऋणात्मक का मतलब ऋणात्मक का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होती है, मांग घटती है, ये लिख दीजिए एक, ठीक है। और जब जो है टेम्परेचर का लिख दीजिए यहाँ पे,
जब तापमान जो है क्या होता है, जब तापमान बढ़ता है, जब तापमान बढ़ता है मतलब कि जैसे अभी चल रहा है 40 डिग्री 45 डिग्री, तो भैया इससे क्या होता है, यहाँ पे आप लिख देंगे क्या कहते हैं, सेल ऑफ, मान लो ऊन वगैरह के जो कपड़े वगैरह होते हैं, ऊन की मांग लिख दो यहाँ पे, ऊन की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब भाई गर्मी में आधा अभी तुम्हें बोलेगा कोई कि भाई ऊन के कपड़े पहन ले, तो आप पहन लोगे नहीं। तो ऊन के कपड़ों की डिमांड कब होती है, जब टेम्परेचर लो होता है तो इनकी डिमांड हाई हो जाती है, जब टेम्परेचर हाई होता है इनकी डिमांड लो हो जाती है ऊन की, है ना। जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम, और जब कीमत घटती है मांग ज़्यादा। तो ये तो हो गए आपके ऋणात्मक के, और ये हो गए धनात्मक के। धनात्मक का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, और ऋणात्मक का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, वो होते हैं ऋणात्मक। और धनात्मक, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है औसत स्थिर लागत को परिभाषित कीजिए और इसके वक्र की व्याख्या कीजिए। औसत एक ये क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, आप लिखेंगे AFC का, आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है Q, ठीक है, ये इसका जो है फॉर्मूला होता है। तो आप लिखेंगे, आपको सिर्फ इसी फॉर्मूले को जो है, इसी फॉर्मूले को आपको सिर्फ लिख देना है थ्योरेटिकल में। देखो ये क्या है, ये आपकी कुल स्थिर लागत, ठीक है, ये कुल स्थिर लागत है। और ये क्या है, ये आपका कुल उत्पादन। तो आपको बस ये लिख देना है, ये आपका कुल उत्पादन। आपको बस ये लिख देना है कि भाई जब हम कुल स्थिर लागत को कुल उत्पादित इकाइयों से भाग कर देते हैं तो हमें जो है औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। ये इसके मीनिंग में आप लिख देंगे। फिर उसने क्या बोला है, इसके वक्र के आकार की व्याख्या कीजिए। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। AFC अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। AFC या AC के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। इसका जो वक्र होता है वो इस तरीके से बनता है AFC। आपको ये ध्यान रखना है, इस आकृति को क्या कहते हैं, इस आकृति को जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आपको ज़रूर लिख के आना है, अगर ये नहीं लिख के आओगे तो नंबर कट जाएंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको जो है कहते हैं। हिंदी में देख लीजिएगा क्या कहते हैं, बट इंग्लिश में ही लिख के आना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो ज़्यादा अच्छा है। ये ना तो एक्स अक्ष को छूता ना वाई अक्ष को छूता। आपको क्या लिखना है, इस पे एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे AFC क्यों घटता है। जैसे मान लीजिए TFC जो है 10,000 है और मैं जो है 100 वस्तु बना रहा हूँ, मान लीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना आएगा आंसर, 100। अब मान लीजिए TFC तो स्थिर रहता है, अब मान लो मैं 200 बना रहा हूँ, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 50। इसी तरीके से अगर मान लीजिए TFC तो स्थिर रहेगा, अब मान लो मैं 500 वस्तु बना रहा हूँ, तो अब कितना आएगा, अब 20। तो जैसे जैसे मैं देखो उत्पादन बढ़ा रहा हूँ AFC का आंसर घटता जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको लिखना है कि क्योंकि कुल स्थिर लागत जो है वो क्योंकि फिक्स रहती है, कुल स्थिर लागत सदा समान रहने के कारण जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाया जाता है वैसे वैसे AFC घटता जाता है। ये बात आपको लिखनी है इसके अंदर। AFC के ऊपर बेटा क्वेश्चन कंपलसरी है, लागत वाले चैप्टर में से या तो AFC के ऊपर क्वेश्चन आएगा या AC और MC के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो इसको आप ज़रूर करके जाइएगा, AC, MC और AFC गारंटीड है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो ये तीनों लागतों के बारे में, AC और MC में क्या संबंध होता है, कैसे इसके वक्र बनते हैं, और AFC का तो मैंने आपको बता ही दिया है। औसत संप्राप्ति का दूसरा नाम जो है क्या है और क्यों है, औसत संप्राप्ति का, ठीक है। तो देखिए इसके और वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि AR जो होता है औसत संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति का दूसरा नाम जो है वो क्या है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो जो है कीमत रेखा, कीमत रेखा जो है इसका दूसरा नाम है। और क्यों है ये समझिए, क्योंकि TR का जो फॉर्मूला होता है ये होता है P इंटू में Q, ठीक है।
P इंटू में Q इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं, और AR का फॉर्मूला क्या होता है, AR का फॉर्मूला होता है TR अपॉन में Q। तो अगर मैं इस TR की जगह P इंटू में Q रख दूँ, और नीचे तो Q है ही, तो Q से Q कट जाएगा तो बचेगा क्या, P। मतलब जो AR है वही P होता है, वही जो है प्राइस होता है, इसलिए इसका नाम कीमत रेखा होता है। और ये आपको जो है करके दिखाना है, इसके जो हैं मार्क्स हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इनको जो है बहुत ईजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि कुल उत्पाद तब बढ़ता है जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं, मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ। मैं ये जो है दिया गया समीकरण मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ मैं इस कथन से सहमत? क्योंकि जब आप टीपी में और एमपी में जब आप संबंध पढ़ेंगे, जब आप टीपी में और एमपी में जब आप इन दोनों में संबंध को पढ़ेंगे तो आप जब देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कि भाई जब टीपी जो है बढ़ती दर से बढ़ता है तो एमपी क्या होता है, एमपी बढ़ता है। और जब टीपी घटती हुई दर से बढ़ता है, तो एमपी क्या होता है, तो एमपी घटता है। ठीक है, तो उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि कुल उत्पाद तब बढ़ता है जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है। लेकिन जब एमपी घटता है तब भी तो टीपी बढ़ ही रहा है, भले ही घटती हुई दर से बढ़े लेकिन बढ़ता तो है ना। तो ये जो स्टेटमेंट दे रखी है आपको 5वीं, ये गलत दे रखी है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको लिखना है भाई मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि टीपी तब भी बढ़ता है, टीपी घटती हुई दर से बढ़ता है जब एमपी घटता है। ये आप यहाँ पे लिख के आएंगे। अब वो कह रहा है, देखो सूचकांक से देखो बेटा कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। सूचकांक वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी मत छोड़िएगा, सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक और थोक कीमत सूचकांक में अंतर बताइए। तो देखिए क्या अंतर होता है इसके अंदर। उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक को CPI कहते हैं और उसको WPI कहते हैं। अब इसमें क्या अंतर होता है, सबसे पहले तो जो है यहाँ पे आप लिख देंगे कि यह फुटकर कीमतों पर आधारित होता है, ये फुटकर कीमत पर आधारित होता है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है ये थोक कीमतों पर क्या होता है, आधारित होता है। सबसे पहला अंतर तो आप ये लिख देंगे। इसके अंदर सेवाएं जो होती हैं, इसमें सेवाओं को भी जो है शामिल किया जाता है, इसके अंदर जो है सेवाओं को जो है शामिल नहीं किया जाता, ये आप इसके अंदर लिख देंगे। इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, इसके अंदर जो है आप यहाँ पे लिखेंगे यह है जीवन की लागत, ये लिख देंगे यहाँ, जीवन की लागत को मापता है। और यहाँ पे लिख देंगे कि यह मुद्रास्फीति को मापता है, यह मुद्रास्फीति को मापता है। ये 3 अंतर लिख देंगे, 3 नंबर का है, जितना है उतना ही लिखेंगे, ज़्यादा फालतू की बकवास जो है यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हो गया क्वेश्चन। उसके बाद लिखा हुआ है कि सूचकांक के निर्माण में निम्नलिखित समस्याओं की व्याख्या कीजिए। कौन कौन सी समस्या हमको फेस करनी पड़ती है, देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये भी। तो बेस ईयर जो है किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, बेस ईयर क्या होता है, आधार वर्ष। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि भैया आधार वर्ष जो है हम उस वर्ष को चुनते हैं जिस ईयर में, जैसे हमें जो है हमें जब आधार वर्ष जब आप पढ़ेंगे, जैसे P0 लेना होता है, P1 लेना होता है, करंट ईयर, बेस ईयर, ऐसे Q0, Q1 ये सब होते हैं, ठीक है। तो जब आप थ्योरेटिकल पढ़ोगे, न्यूमेरिकल तो भी है नहीं, तो उसके अंदर थ्योरेटिकल के अंदर मैंने वीडियो में भी एक बता रखा है
किसको बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी किसको लेते हैं, कैसे हम बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं। तो बेस ईयर जो है एक ऐसा ईयर होता है, आप ये कह सकते हो आधार वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जिसमें कीमतें ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, ना तो बहुत ज़्यादा जो है घटी हुई होती है। ठीक है, नॉर्मल एक सामान्य वर्ष होता है, आधार वर्ष एक सामान्य वर्ष होता है जिसके अंदर ना जिस साल ना तो कभी बाढ़, भूकंप, सूखा और ज़िंदगी में कीटाणु, ये कोविड, ऐसा कोई जो है कभी ना आया हो, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो, बिल्कुल नॉर्मल, उसको जो है आधार वर्ष मान लेते हैं। और दूसरा लिखा हुआ है मदों का चयन, मदों का मतलब आइटम, कि किस आइटम को सिलेक्ट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो आइटम जो है एक अर्थव्यवस्था के अंदर भाई वस्तुएं तो देखो बहुत सारी बनती हैं, बहुत हर चीज़ों का अलग अलग होता है, तो हमें आइटम को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए कि जो उसका प्रतिनिधित्व करे। जैसे कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुएं तो बहुत सारी बनती हैं, अब सबका हम इंडेक्स तो नहीं बना सकते हैं, तो हमें किन वस्तुओं का इंडेक्स बनाना चाहिए, किन वस्तुओं को सिलेक्ट करें, हमें उन वस्तुओं को सिलेक्ट करना चाहिए जो उपभोक्ता की डेली लाइफ में मोस्टली यूज़ होती हैं, जिसको उपभोक्ता मोस्टली कंज्यूम करता है, और वो वस्तुएं उसका जो है प्रतिनिधित्व करें, मतलब सही दर्शाएं कि हाँ भाई वो उपभोक्ता इसको जो है यूज़ करता है, उपभोक्ता के उपभोग पैटर्न के अंदर ये चीज़ें हैं, मोस्टली उपभोक्ता इन वस्तुओं को तो यूज़ करते ही करते हैं, ऐसा नहीं कुछ ही उपभोक्ता इसको यूज़ करते हैं, कुछ करते ही नहीं, मतलब बेसिक आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं ऐसी मदों को लेना चाहिए जो सभी उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होती हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। बेटा एक ही क्वेश्चन आएगा, मैं आपको भी लिख के दे रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ जो 16 तारीख में टॉपिक मैं आपको कल ही बता दूंगा, जो टॉपिक फिक्स है जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मानक विचलन का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3 नंबर का अपना फिक्स समझिए, और मानक विचलन का थ्योरी, मानक विचलन का न्यूमेरिकल और सूचकांक की थ्योरी, मैं आपको ऐसे ही 10 नंबर तो भी ऐसे ही पक्के करा रहा हूँ। सूचकांक का पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल रट जाइए, और मानक विचलन की थ्योरी और एक न्यूमेरिकल। अभी न्यूमेरिकल देखो इसको कैसे करेंगे हम, इस वाले न्यूमेरिकल को, तो इस वाले न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n, ये होता है, यही फॉर्मूला लगा देना है आपको। फॉर्मूले के साथ साथ थ्योरेटिकल का भी काम हो जाएगा, न्यूमेरिकल का भी हो जाएगा। x आपको जो दे रखा है ये दे रखा है 14, 12, 16, 20, 18 और आपको दे रखा है 12। ठीक है, सबसे पहले आपको सिग्मा एक्स निकालना है, मीन निकालना है सबसे पहले। तो सबसे पहले तो इसको जोड़ लीजिए, ये आएगा 102। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है बेटा ये हो जाएगा सिग्मा एक्स। ठीक है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन का मतलब होता है टर्म्स, मदे जो हैं वो 6 हैं, तो ये आपको जो दे रखी है ये आपको दे रखी है 17, तो ये मीन आ गया। अब हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे 14 में से 17 गए, माइनस का 3, ये आ जाएगा माइनस का 5, ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5। फिर क्या कर देंगे, फिर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा 9, 25, 1, 9, 1, 25, ये आ जाएगा, इसका सम कर लो 70, यहाँ पे पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में, ये हो जाएगा 70 अपॉन में 6, इसको कर दीजिए बेटा, ये हो जाएगा आपका 11.67। ठीक है, अब इसका रूट कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के पास, भाई स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट तो हमें आता ही नहीं निकालना। तो देखो भाई ये जुगाड़बाजी, ये है जुगाड़बाजी बता रहा हूँ। ठीक है, देखो रूट कैसे निकालते हैं, जैसे 3 इंटू में 3, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा कितना हो गया, 3 3 जा जो है ये हो गया आपका 9, और 4 4 जा कितना हो गया, 4 4 जा हो गया 16, तो 4 4 जा हो गया 16, तो यहाँ 16 तो बड़ा हो जाएगा, 9 चल जाएगा। तो या तो आप इतना ही छोड़ सकते हो अगर आपको निकालना नहीं आता, या जुगाड़बाजी में आप ये समझ जाइए भाई इसका जो रूट है वो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। अब कितने रह गए यहाँ पे रह गए 2,
2.67 ये रह गया 2.67, ठीक है। तो अब इसका किस तरीके से निकालेंगे, अब थोड़ा सा जुगाड़बाजी करके देखो 3 अभी मैं जुगाड़बाजी बता रहा हूँ, प्रॉपर निकालना नहीं सिखा रहा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पे 1 या 2 ही आएगा, ठीक है। 1 लिख दो या 2 लिख दो, ऐसा कुछ लिख सकते हो, ठीक है। या तो 1 लिख दो या 2 लिख दो। अभी फ़िलहाल जो है 1 2 3 4 जो भी आप देख लेना, फ़िलहाल अभी 3.4 जो है इसका रूट आएगा। अगर नहीं आता निकालना तो इतना ही छोड़ सकते हो, लेकिन ये वाला तो आप बता सकते हो, डेसिमल वाला वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, तो आप फ़िलहाल इतना ही छोड़ सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब जो है बेटा एक क्वेश्चन गारंटीड है, क्वेश्चन नंबर 7 अभी बता रहा हूँ मैं, 3 नंबर तो अभी पक्के कर लीजिए आप, सिर्फ वो फॉर्मूला लर्न कर लीजिए और कैसे निकाला है आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न 8 और 9 के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको पूंजी की इकाइयाँ, श्रम की इकाइयाँ, और यहाँ ये दे रखा है कुल उत्पाद, ये यहाँ पे आपको दे रखा है, और कह रहा है ऊपर दी गई तालिका से उत्पादन फलन के लिए सीमांत उत्पाद ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, पूंजी की इकाइयाँ कैपिटल, पूंजी की इकाइयाँ मतलब कैपिटल। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं, 8 और 9 दोनों हो जाएंगे। मैं पहले ये टेबल यहाँ पे बना लेता हूँ, मैं आपको पहले यहाँ टेबल बना लेता हूँ जो यहाँ पे आपको दे रखी है। 8 भी हो जाएगा क्वेश्चन और 9 भी हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल को के से डिनोट करते हैं बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 देख लेते हैं कितनी दे रखी है। और श्रम की इकाइयाँ, श्रम जो होती है वो होती है लेबर, तो ये लेबर आपको जो दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको दे रखा है, ये कैपिटल है, ये लेबर है, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, कुल उत्पाद टीपी, टीपी आपको दे रखा है, ये आपको टीपी दे रखा है। टीपी कितना दे रखा है, टीपी आपको दे रखा है क्या कहते हैं 10 24 40, 10 24 40 50 58 64 68 64 68 68 एंड 60, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है टीपी। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है सीमांत उत्पाद निकाल। भाई देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है और कह रहा है सीमांत उत्पाद निकाल। बेटा फ्री के नंबर है, फ्री के, कुछ नहीं करना आपको, बस एमपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हो जाएगा कल। फॉर्मूला भी ना पता हो तो छोड़ो, क्या करना है, इसको ऐसे लिख दीजिए, नीचे से माइनस करते रहिए बस। 10 में से 24 में से 10 गए 14, इसमें से ये गए 16, इसमें से ये गए 50 में से ये गए, ये आ जाएगा 10, नीचे से माइनस करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा 8 6 4, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 0, 60 में से 68 को माइनस करेंगे तो -60, ये लो बन गए आपके 3 नंबर। सिर्फ नीचे से माइनस करते रहिए। फॉर्मूला क्या होता है, TPN माइनस TPN माइनस 1, फॉर्मूले को इग्नोर कीजिए, नीचे से माइनस कर देते हैं TP के, आंसर आ जाता है। उपरोक्त आंकड़ों से परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्थाओं को पहचानिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको देख के हमें ये बताना है, तो परिवर्तनशील अनुपात के अंदर 3 तरीके की अवस्थाएं होती हैं। पहले TP बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर जो है पहले TP जो है बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर जो है घटती दर से बढ़ता है, और अंत में जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे इसको यहाँ से लिख दीजिए, घटती दर से बढ़ता है और अंत में गिरने लग जाता है। तो ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है और ये तीसरी अवस्था है, ठीक है। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। मैं आपको 3 टॉपिक बता रहा हूँ बेटा, 3। पहला जो क्वेश्चन है ये है आपका परिवर्तनशील अनुपात, परिवर्तनशील अनुपात के प्रतिफल का नियम। ये टॉपिक घोल कर पी जाइए, गारंटीड है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन घोल कर पी जाइए, गारंटीड है। और सूचकांक की थ्योरी गारंटीड है। सूचकांक का थ्योरी और न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड डेविएशन का थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों, और सूचकांक की सारी थ्योरी, ये 3 टॉपिक कर जाइए, गारंटीड क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन तो आपके इसी में से फंस जाएंगे। 3 तो सूचकांक के दे रखे हैं, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के और 1 इसका। 5 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही फंस जाएंगे। सिर्फ ये 3 टॉपिक कर लो, परिवर्तनशील और एक चलो पहले यही समझ लीजिए, बाकी मैं 5 चल सुबह ही बताऊंगा आपको फिर क्या क्या बात करना है आपको। अच्छा अब देखिए, एक फर्म का पूर्ति समीकरण ये दे रखा है, 2 रुपये प्रति इकाई कीमत पर पूर्ति की कीमत लॉस ज्ञात कीजिए।
ये देखिए इसमें आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है QS इज इक्वल टू 50 प्लस 15p, 50 प्लस 15p, ये आपको दे रखा है एक सप्लाई फंक्शन, और कह रहा है 2 रुपये प्रति इकाई पर जब कीमत 2 रुपये है, जब प्राइस जो है जब 2 रुपये हैं, तो आपको क्या करना है, 2 रुपये प्राइस पे पूर्ति की लोच ज्ञात करनी है। 2 रुपये प्राइस पे पूर्ति की लोच जो है निकालनी है। तो ये बेटा ये एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझने के लिए देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है 2 को। तो ये हो जाएगा QS इज इक्वल टू 50 प्लस 15 दूनी 30, तो QS इज इक्वल टू 80 आएगा, ठीक है। जब प्राइस 2 हैं तो क्वांटिटी कितनी हो गई, तो क्वांटिटी जो है ये बेटा 80 हो गई, ठीक है। अब ES इज इक्वल टू, अगर आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P मल्टीप्लाई P0 Q0, या P अपॉन में Q भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप। ये जो है बेटा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जो है P0 मतलब प्राइस कितने हैं 2, और Q0 कितना है 80। लेकिन मेरे भाई ये क्या है, यहाँ डेल्टा Q और डेल्टा P कैसे निकालूँ मैं, मेरे ये तो पुरानी, ये क्या है, ये तो बेटा पुरानी कीमत है, ये पुरानी कीमत है, और ये जो है आपकी पुरानी पूर्ति है, ये पुरानी पूर्ति है। नई कीमत और नई पूर्ति कैसे निकलेगी, वो तो दे ही नहीं रखी, तो अब वो कैसे निकलेगी ये समझिए। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बेटा। इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको ये जो पूर्ति फलन दे रखा है, ये जो पूर्ति फलन दे रखा है, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, हमें यहाँ पे डेरिवेटिव करना है यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर ये डेरिवेटिव क्या दिक्कत होती है, हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये केवल उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिनके पास मैथ है, जिनके पास मैथ नहीं है उनको नहीं समझ में आएगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करना है, या ऐसे लिखना है आपको, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P, ठीक है। डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P कैसे करते हैं डेरिवेटिव, ये समझ लीजिए। जो भी ऐसे लिखा होगा ऐसे लिखेंगे, फंक्शन चेंज हो सकता है, बस आप ये समझ लीजिए जो भी यहाँ पे होगा उसका तो हो जाएगा 0, ठीक है, उसका तो क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही लिखा होगा फंक्शन भी, तो जो भी कांस्टेंट होगा उसको 0 लिख देना, और जो यहाँ पे लिखा होगा उसका P गायब कर देना बस, ठीक है। तो 0 प्लस 15 कितना हो जाएगा 15, ये हो गया आपका डेरिवेटिव। जैसे मान लो अगर ऐसे लिखा होता 30 प्लस 4p, ऐसे लिखा होता, तो इसका क्या होगा बेटा, इसका 0 हो जाएगा, और मैंने बोला इसके साथ क्या करना है, इसका P गायब कर दीजिए, इसका 4, तो 0 प्लस 4 4, तो ये 15 आ गया। ये 15 क्या आया बेटा, ये 15 आ गई इसकी वैल्यू डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P की। इस 15 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ES इज इक्वल टू 15 दूनी 30 अपॉन में 80, 1 0 से 1 0 यहाँ पे काट देंगे, एंड 3 अपॉन में 8 इज इक्वल टू 0.38। ये हो जाएगा आपका आंसर। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में इसके आने के चांस कहीं ज़्यादा हैं। आपको TR जैन में शायद ही ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिले, और आज तक कभी आया नहीं है CBSE के अंदर। इसमें दे रखा है तो आ सकता है बेटा, बहुत ही अच्छे से इसको कर लीजिएगा। बहुत बच्चों ने मेरे से एक क्वेश्चन जो है पूछा है, क्योंकि ये डेरिवेटिव क्या होता है उनको नहीं पता है, मैथ वालों को तो फिर भी पता होगा। अब कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों से प्रकीर्णन आरेख बनाइए और इसके परिणाम पे टिप्पणी कीजिए। एक वेरिएबल ये दे रखा है, और एक जो है आपको ये दे रखा है, एक x दे रखा है और एक y दे रखा है। तो पुट कर देते हैं हम इसको। इसका जब आप प्रकीर्णन आरेख बनाएंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 0, ठीक है। और जो डेटा दे रखा है देख लो, x में 10 20 30 40 50 60, और यहाँ पे आपको जो दे रखा है 20 मैं यहाँ पुट कर देता हूँ पहले। मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है और 60 है, ठीक है। और यहाँ पे जो दे रखा है 20 18 16, तो यहाँ पे मैं गैप जो ले रहा हूँ 0 5 10 15 20 25 ये दे दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए पहले हम इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम ले लेते हैं 10 पे 20, ये आ गया यहाँ पे पहला, ठीक है, ये आ गया 10 पे 20, 20 पे 18, 20 पे 18, 20 पे 18 और 30 पे 16, 30 पे जो है 30 पे आ जाएगा 16 और 40 पे 14। देख लीजिएगा ये ऐसा नीचे आ रहा है, ऐसे ये नीचे बनता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है प्रकीर्ण आरेख जो है, तो ये जो है बेटा इस ये बना दिया आपने, कह रहा है परिणाम पे ये जो है नेगेटिव कोरिलेशन है, ऋणात्मक सहसंबंध है ये। क्या है ये? ऋणात्मक सहसंबंध, क्योंकि ये नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा है। वीडियो है इसकी, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा होता तो ये पॉजिटिव है, नीचे की तरफ आ रहा होता है तो ये नेगेटिव है। तो प्रकीर्ण आरेख थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आता है, तो देख लीजिएगा। अब आता है बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध। ये भी गारंटीड फिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, गारंटीड है बेटा। 5 टॉपिक में आपको बता रहा हूँ, 5। स्टैंडर्ड डेविएशन का न्यूमेरिकल, कार्ल पियर्सन का न्यूमेरिकल, ठीक है, परिवर्तनशील अनुपात के प्रतिफल का नियम, सूचकांक का थ्योरी, ये आप जरूर करके जाइएगा। इसको किस तरीके से करेंगे ये देखिए। आपको एक्स दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, ये दे रखा है 48, 35, 17, 23 और 47, ठीक है, एक्स दे रखा है आपको और वाई भी दे रखा है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। फॉर्मूले पता होने चाहिए बेटा, 2 फॉर्मूले पढ़ के जाने, सिर्फ 2 बता रहा हूँ, 2 से ज़्यादा नहीं बता रहा, अगर आपको कल्याण करना है अपना। एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन का पढ़ लो और एक ये कार्ल पियर्सन का पढ़ लो, बस आपका कल्याण हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। बस x कैसे निकलता है ये समझ लीजिए। x आपका जो निकलता है x माइनस एक्स बार, और y कैसे निकलता है y माइनस वाई बार। बस हो गया आपका काम। पहले इसका सम कर लो, ठीक है, सिग्मा x का सम कर लो। इसका जब आप सम करोगे आएगा 170, और इसका भी सम कर लो, इसका जब आप सम करोगे ये आ जाएगा 175। क्यों करा है मैंने सम? क्योंकि बेटा मेरे को यहाँ पे मीन चाहिए, ठीक है। तो पहले मीन निकाल लेता हूँ। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में n, तो ये हो जाएगा 170 अपॉन में 1 2 3 4 5, ये 5 है आपके पास, ठीक है। 170 अपॉन में 5, तो ये कितना आ जाएगा मीन? ये आ जाएगा 34। इसी तरीके से y का भी निकाल लेते हैं, y बार, तो ये 175 अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा आपका 35। मैंने दोनों निकाल लिए। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है अब निकल जाएगा बेटा मेरा स्मॉल x, कैसे? x माइनस एक्स बार से, और इसी तरीके से स्मॉल y निकाल लेते हैं, कैसे? y माइनस वाई बार से। बेटा ये गारंटीड है कार्ल पियर्सन का। अब कितना आया था x बार, कितना आया था? 34। ए सम नंबर में से 34 को माइनस कर दीजिए, जैसे 48 में से इसको माइनस कर दो 34 को, 35 में से 34 को माइनस कर दो, इसमें से 34 को माइनस कर दो, इसमें से 34 को माइनस कर दो, और इसमें से भी 34 को माइनस कर दो। ऐसे यहाँ पे कर देंगे। 35 आया था, 45 में से 35 को माइनस कर देंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, और इसमें से ये आ गया आपका। इसका भी जो है सम कर लीजिए। कैसे करते हैं? 15 प्लस वाले जोड़ लीजिए, उसमें से माइनस वाले माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि 15 से 10 से 10 कट गया, ठीक है, और 10 और 10 20, और ये आपका जो है 0 हो जाएगा। प्लस कर लीजिएगा इसको। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब जो है ये देखो 10 और 5 15 और 5 25, प्लस का 25 और ये माइनस का 25, तो इसलिए 0 हो रहा है। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे जो है इसका स्क्वायर चाहिए एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर चाहिए वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देंगे, जैसे कि 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसका 289 होता है। इसका भी कर देंगे, 1 to 1 होता है, इसका कर देंगे 169। इसका सम कर लेंगे तो आएगा 776। इसका यूज़ हम कर लेंगे नीचे। y का भी कर दीजिए,
100 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, y का स्क्वायर कर रहा हूँ, 100 हो जाएगा और 100 हो जाएगा। इसका भी कर दीजिए 550, ठीक है। और उसके बाद एक्स वाई इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई जब करेंगे 140 माइनस का 15 माइनस का 85 110 130 और इसका सम कर लीजिए 280। अब क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। r इज़ इक्वल टू 280 अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर 776 सिग्मा वाई स्क्वायर 550। इसको सॉल्व कर देंगे। इसको जब सॉल्व कर देंगे बेटा ये आ जाएगा 280 अपॉन में अंडर रूट 426800। इसका रूट निकालेंगे पहले, ठीक है। रूट कैसे निकलता है वो देख लीजिएगा आप। अब रूट निकालना तो मैं नहीं सिखाऊंगा अभी, ये आ जाएगा। और r इज़ इक्वल टू 0.43, ये हो जाएगा आपका इसका कार्ल पियर्सन का आंसर। आपको कार्ल पियर्सन का बस ये फॉर्मूला जो है ध्यान रखना है, कल्याण कर देगा 3 नंबर और स्टैंडर्ड डेविएशन का कल्याण हो जाएगा, सही बता रहा हूँ। लो 5 नंबर का आएगा और क्या लोगे, 5 नंबर का कार्ल पियर्सन, 3 नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन, 8 नंबर का न्यूमेरिकल में अभी बता रहा हूँ आपको। सेम क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इसके और वाला भी देख लीजिए। इसके जो है ये जो है, हाँ ठीक है, ये तो हो गया ना, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, खेतों पर हमला करने वाले टिड्डियों से किसानों को बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान हुआ। इससे बाजार में खाद्यान्न की कमी के कारण उनकी कीमतों में वृद्धि हुई। सरकार अपने बफर स्टॉक को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को भी दे रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का दूसरा नाम क्या है? अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। खदानों के अभाव से बाजार कीमतों में वृद्धि कैसे होती है बताइए। बेटा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जो है ज़रूर देख लीजिए, प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको जो है प्राइस सीलिंग के नाम से भी जो है जानते हैं, ठीक है। एक होती है उच्चतम कीमत, एक होती है न्यूनतम कीमत। तो आपको लिखना है इसका दूसरा नाम जो है न्यूनतम समर्थन कीमत का प्राइस सीलिंग है। बुक में देख लीजिएगा हिंदी में इसको क्या कहते हैं। और जो है इसके अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्या होता है पहले तो आप ये समझिए, ये एक ऐसा प्राइस होता है, एक ऐसा मिनिमम प्राइस जिसमें सरकार किसानों को ये आश्वासन देती है कि हम आपकी फसल को एक मिनिमम प्राइस पे ख़रीदने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो इससे क्या होता है, किसानों को एक विश्वास हो जाता है, एक ट्रस्ट हो जाता है कि मेरी फसल अगर कोई ख़रीदे या ना ख़रीदे, सरकार तो खरीदेगी, ठीक है। तो इसके दो इम्पैक्ट पहले इसका अर्थ लिखेंगे, इसके नाम, और दो इम्पैक्ट इसके अगर पूछ रहा है तो आप लिखेंगे इससे किसानों की जो आय होती है वो स्थिर हो जाती है, और दूसरा लिखेंगे सरकार के ऊपर जो है वित्तीय भार उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि सरकार को खरीदना पड़ेगा। सरकार के ऊपर वित्तीय भार उत्पन्न हो जाता है और किसानों की आय जो है वो स्थिर हो जाती है। और इसका एक का नाम लिख देंगे प्राइस सीलिंग, इसका नाम है। 3 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। खदानों के अभाव से बाजार की कीमतों में वृद्धि कैसे होती है, व्याख्या कीजिए। देखिए, जब गेहूँ, चावल वगैरह, जब ये इन सब की शॉर्टेज हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बाज़ार के अंदर मांग अधिक्य की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। मतलब कि डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, जिससे कि जो सब उपभोक्ता खरीदना चाहते हैं वो नहीं खरीद पाते, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर प्राइस क्या हो जाते हैं, अप हो जाते हैं। मांग अधिक्य या पूर्ति अधिक्य के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा गया है, मांग अधिक्य के अंदर किस तरीके से एडजस्टमेंट प्रोसेस होता है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर आपने मांग अधिक्य और पूर्ति अधिक्य की मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आएगा,
ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये मैंने आपको बता दिया, मांग अधिक की होती है, सभी उपभोक्ताओं की मांग पूरी नहीं हो पाती, जिससे मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ते हैं। प्राइस बढ़ने की वजह से जो है डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन होता है और सप्लाई बढ़ती है, और ऐसा तब तक होता रहता है जब तक दोनों इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद कह रहा है पूर्ति में विस्तार और पूर्ति के वृद्धि के बीच में अंतर बताइए, क्या इसके बीच में जो है अंतर होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पूर्ति में विस्तार का मतलब जब कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है तो पूर्ति में विस्तार होता है। जब कीमतेतर कारकों में परिवर्तन से पूर्ति बढ़ती है तो पूर्ति में वृद्धि होती है। इसमें पूर्ति वक्र में ऊपर में संचालन होता है, पूर्ति वक्र पे ऊपर की ओर संचालन होता है। इसमें पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता है और वक्र बना के दिखा देंगे। विस्तार में ऊपर की तरफ एरो बना के दिखा देंगे, वृद्धि में वक्र को खिसका कर बना देंगे। ये भी लिख सकते हो, इसमें वक्र नहीं खिसकता, इसमें वक्र खिसक जाता है, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता की विशेषता की व्याख्या कीजिए। इसके अंदर हमें ये बताना है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता जो मार्केट होती है वो जो है उस पूर्ण प्रतियोगिता ही बचा है अब आपका, बाकी तो सारे के सारे जो हैं डिलीटेड ही हैं। ठीक है, तो आपको इसके अंदर ये लिखना है कि जब कोई भी फर्म आसानी से आ सकती है, आसानी से जा सकती है इस मार्केट के अंदर, तो इसकी इम्प्लीकेशन आपको बेसिकली बतानी है। पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में लिखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार होता है जिसमें कोई भी फर्म आसानी से आ सकती है, आसानी से जा सकती है। किसी भी फर्म को आने के लिए, किसी भी फर्म को जाने के लिए कोई रूल रेगुलेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बैरियर नहीं होता। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में जो फर्म है वो दीर्घकाल में सामान्य लाभ जो है वो अर्जित करती हैं। ये लाइन ज़रूर लिखनी है कि इस विशेषता का प्रभाव यह है कि इससे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का उत्पादक दीर्घकाल में सामान्य लाभ ही अर्जित कर पाता है। इस लाइन को लिखने के नंबर हैं, दीर्घकाल में सामान्य लाभ ही अर्जित कर पाता है। ये लाइन जरूर लिखनी है, इसी के ही नंबर हैं। जैसे ये क्वेश्चन है सेम ऐसे ही पूर्ण प्रतियोगिता के ऊपर किसी भी विशेषता का प्रभाव आएगा। तो मैं आपको सुबह वीडियो दूंगा जिसमें आपको जो है कुछ मेन टॉपिक बताऊंगा जो आपको पढ़ के जाना है। फिलहाल मैंने यहाँ पे भी आपको 5 से 6 टॉपिक बता दिए हैं जो आपको बेटा करके जाने गारंटीड है। सूचकांक की सारी थ्योरी पढ़ लीजिए, मानक विचलन का थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों पढ़ लीजिए, गारंटीड है इसी में से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और देख लीजिए 2 क्वेश्चन हैं सूचकांक के, स्टैंडर्ड डेविएशन का न्यूमेरिकल कर लीजिए एंड परिवर्तनशील अनुपात के प्रतिफल का नियम पढ़ लीजिए, गारंटीड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा कार्ल पियर्सन का न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, गारंटीड क्वेश्चन है। और ये जो लास्ट वाला चैप्टर है मांग और पूर्ति वक्र का संचालन खिसकाव, इस पे ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, न्यूनतम कीमत समर्थन कीमत पे। ठीक है, और ये पूर्ति के ऊपर पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटक या इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। पूर्ति में विस्तार और वृद्धि में अंतर या कमी या संकुचन में अंतर, और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है इसकी विशेषताएं। इतना पढ़ लीजिए, आप पास हो जाओगे, कल्याण है आपका। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।